ये हमारा गेम सीरीज में आज गेम नंबर 2 हम करेंगे। इसके अंदर गेम नंबर 2 है हमारा फुटबॉल। स्टार्ट करते हैं गेम हमारा। सबसे पहले फुटबॉल की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फुटबॉल को मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंट्रीज है उसमें फुटबॉल को देखा और खेला जाता है, इसीलिए इसको मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। जो मॉडर्न फुटबॉल है वो ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड से, मतलब आज का जो मॉडर्न डे फुटबॉल है वो इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। इसका जो ओल्डेस्ट क्लब है फुटबॉल का वो है शीफील्ड क्लब, इंग्लैंड में है फ्रॉम 1857, और ये टिल डेट आज तक एग्जिस्ट करता है जो शीफील्ड क्लब है। फुटबॉल जो था उसको रेगुलेट करने के लिए इंग्लैंड के अंदर एक एसोसिएशन बनाई गई जिसको फुटबॉल एसोसिएशन का नाम दिया गया, जिसको फॉर्म किया गया था 1863 के अंदर। इसको फॉर्म इसीलिए किया गया था ताकि हम फुटबॉल के रूल्स को रेगुलेट कर सके और किन्हीं एक लॉज ऑफ फुटबॉल को बनाया जाए और उसके अकॉर्डिंग फुटबॉल को खेला जाए। तो फुटबॉल एसोसिएशन ने ही इसके लॉज ऑफ फुटबॉल लिखे थे, जो करंट में उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन पहली बार लॉज ऑफ फुटबॉल किसने लिखे थे? फुटबॉल एसोसिएशन ने। फुटबॉल एसोसिएशन ने अपना एक कप ऑर्गेनाइज कराया जिसको एफए कप कहा जाता है, फुटबॉल एसोसिएशन कप। फर्स्ट टाइम ये जो एफए कप था वो कब खेला गया था? 1871 के अंदर खेला गया था। और जो पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच था वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में खेला गया था 1872 में। तो एक ये ब्रीफ हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट थी। किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था गेम, ओल्डेस्ट क्लब क्या है इसका, पहली बार लॉज ऑफ फुटबॉल किसने दिए थे? तो फुटबॉल एसोसिएशन ने। कब पहली बार फर्स्ट कप ऑर्गेनाइज हुआ था फुटबॉल एसोसिएशन का? तो 1871। और पहला इंटरनेशनल मैच कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 1872 में। फिर आते हैं इसकी गवर्निंग बॉडी के ऊपर। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी जो है हमारी फुटबॉल की वो है फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। कब फॉर्म हुई थी? 21 मई 1904 इन पेरिस, फ्रांस। जो इसकी डिटेल है ना, ये 21 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमारी डेट भी इंपॉर्टेंट है और मंथ भी इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 21 में 1904 1904 में ये फॉर्म हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट आता है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके हेडक्वार्टर भी? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर गेम्स के जो हेडक्वार्टर है ना वो ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसके कहाँ है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। तो ये क्वेश्चन भी पहले आया है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। और एक हमारा ये कहाँ पे फॉर्म हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा करंट प्रेसिडेंट कौन है फीफा के? तो करंट प्रेसिडेंट है फीफा के जियानी इन्फेंटिनो। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इटली से बिलोंग करते हैं। जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है हमारी, इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो 4 साल के लिए चूज किया जाता है, कैन बी री इलेक्टेड। फिर आता है टोटल मेंबर्स कितने हैं फीफा में? तो फीफा में 211 मेंबर्स रजिस्टर्ड है, 211 नेशंस इसके पार्ट है। फिर आता है मोटो क्या है फीफा का? फीफा का मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट सिनेरियो में आ सकता है। इसका क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज द मोटो ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी? तो मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है फीफा की? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। फिर आता है भाई फुटबॉल ओलंपिक्स में कब आया? तो फर्स्ट टाइम मेंस के लिए फुटबॉल ओलंपिक्स में आया था 1908 लंदन ओलंपिक्स। 1908 लंदन ओलंपिक्स में पहली बार मेंस फुटबॉल ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया। और वुमेन्स के लिए इसको पहली बार इंक्लूड किया गया था 1996 एटलांटा अमेरिका ओलंपिक्स। एटलांटा ओलंपिक्स के अंदर इसको पहली बार शामिल किया गया था वुमेन्स के लिए। खासियत ये है कि फुटबॉल 1908 में जब पहली बार आया था ओलंपिक्स के अंदर, उसके बाद से ये एक बार ओलंपिक में से हटाया गया था। वो कौन से ओलंपिक से? 1932 ओलंपिक्स। तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे कि जब से इंट्रोड्यूस हुआ है ओलंपिक्स में फुटबॉल, उसके बाद एक ऐसा ओलंपिक रहा है जहां पर ये ओलंपिक्स के अंदर नहीं था। तो 1932 ओलंपिक्स के अंदर नहीं था। फिर हमारे जो पैरालंपिक्स थे उसमें ये पहली बार 1984 पैरालंपिक्स में इंक्लूड किया गया था, जिसमें 7 प्लेयर्स पर साइड हुआ करते थे। लेकिन 2004 पैरालंपिक्स से 5 प्लेयर्स पर साइड भी अलाउड कर दिए गए। तो जो हमारा ये फर्स्ट स्लाइड थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारी गवर्निंग बॉडी ओलंपिक में कब आया और जो पहली फुटबॉल को रेगुलेट करने के लिए एसोसिएशन बनाई गई उसके बारे में। फिर आता है हमारा इसमें नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसको फीफा वर्ल्ड कप के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप को क्या कहते हैं हम? फीफा वर्ल्ड कप भी कहते हैं।
तो हम यहाँ पर मेंस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ेंगे। जो भी डिटेल हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मेंस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो सबसे पहले आता है फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी को किस नाम से जाना जाता है? तो फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी या फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इज कॉल्ड एज जूल्स रिमेट ट्रॉफी। इसको हाईलाइट भी किया हुआ, इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 1930 यूरुग्वे में हुआ था, और यूरुग्वे ने ही इसको जीता था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप को। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो डिटेल्स है वो 2018 फीफा वर्ल्ड कप से इंपॉर्टेंट है। बस इसके लिए आपको इतना याद रखना है, 2018 फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस में हुआ था, और किस कंट्री ने इसको जीता था? सॉरी, फर्स्ट 2018 फीफा वर्ल्ड कप हमारा रशिया में हुआ था, और किस कंट्री ने इसको जीता था? फ्रांस ने इसको जीता था। तो रशिया में ये हुआ था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, और फ्रांस ने इसको जीता था। फिर जो हमारे फीफा वर्ल्ड कप होते हैं उसके अंदर जो बॉल होती है उसको ऑफिशियल नेम दिया जाता है। करंट पैटर्न में आप इसके ऑफिशियल नेम्स को जरूर याद करोगे, ये ड्यूक एंट्रेंस एग्जाम में तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर जो फुटबॉल यूज करी गई थी उसको जो ऑफिशियल नेम दिया गया था वो क्या नाम दिया गया था? एडिडास टेलीस्टार। फिर ऑफिशियल नेम जो 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी हुआ था उसमें क्या नाम दिया गया था फुटबॉल का ऑफिशियल नेम? एडिडास अल रिहला। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक ही फुटबॉल वर्ल्ड कप में फुटबॉल को दो बार ऑफिशियल नेम दिए गए हैं। तो फाइनल में जो मैच बॉल इस्तेमाल करी गई थी उसको एक अलग नाम दिया गया था, तो उसको नाम दिया गया था अल हिल्म। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो बॉल यूज हुई थी उसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो आप उसको हमेशा कहोगे एडिडास अल रिहला। और अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि ऑफिशियल मैच बॉल जो फाइनल में यूज करी गई थी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था अल हिल्म। बस आपको ये याद रखना है। अब आते हैं 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में। इसकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है वो 2022 में हुआ था फीफा का। तो कहाँ हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन कतर। और इसके मोटो और मैस्कॉट क्या थे? तो इसका मैस्कॉट था लाइब, जो कि एक अरेबियन वर्ड से बना है और इसका मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर। जो मैस्कॉट्स किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में हम देखते हैं कि उनका कोई मैस्कॉट या मोटो होता है, तो उसका कारण ये होता है कि मैस्कॉट्स को ये माना जाता है कि ये ना एक लक लेकर आते हैं पार्टिसिपेटिंग टीम्स के लिए। तो इसीलिए वहां पर एक मैस्कॉट जरूर दिया जाता है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर। तो मैस्कॉट कौन हो सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपना मैस्कॉट बना सकते हो, किसी एनिमल को अपना मैस्कॉट बना सकते हो। तो माना जाता है कि लक लेकर आते हैं पार्टिसिपेटिंग टीम्स के लिए, इसीलिए मैस्कॉट्स को रखना स्टार्ट किया गया था। फिर मोटो क्या था इसका? इसका मोटो था एक्सपेक्ट अमेजिंग। कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? 32 टीम्स ने। ओपनिंग और फाइनल मैच अल्बेट स्टेडियम के अंदर खेला गया था। इस वर्ल्ड कप को जीता किसने था? अर्जेंटीना ने, बाई बीटिंग द फ्रांस इन द फाइनल्स। तो विनर थी अर्जेंटीना और रनर अप थी फ्रांस। इसमें जो गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव, ये तीन चीजें दी जाती हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में। तो गोल्डन बॉल दी जाती है बेस्ट प्लेयर को, जो ओवरऑल बेस्ट प्लेयर माना जाता है पूरे वर्ल्ड कप का, उसको गोल्डन बॉल दी जाती है। जिसने सबसे ज्यादा गोल्स करे होते हैं उसको गोल्डन बूट दिया जाता है। और जो बेस्ट गोलकीपर होता है पूरे फुटबॉल वर्ल्ड कप का उसको गोल्डन ग्लव दिया जाता है। तो गोल्डन बॉल किसको दी गई थी, मींस बेस्ट प्लेयर किसको माना गया है इस वर्ल्ड कप का? लियोनल मेसी को। गोल्डन बूट किसको दिया गया था? गोल्डन बूट उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है, तो काइलियन एम्बापे को दिया गया था, ये फ्रांस के प्लेयर हैं। फिर आता है गोल्डन ग्लव, मींस बेस्ट गोलकीपर कौन रहा था? तो एमिलियानो मार्टिनेजा, जो कि हमारे अर्जेंटीना से आते हैं, इनको गोल्डन ग्लव दिया गया। फिर बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया था? एंजो फर्नांडिस को दिया गया था, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फेयर प्ले अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया था इस वर्ल्ड कप में? इंग्लैंड को फेयर प्ले अवार्ड मिला। नेक्स्ट आता है 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप की कुछ डिटेल्स हैं, जैसे फाइनल्स मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? लियोनल मेसी को मिला है। फाइनल स्कोर क्या रहा था? तो फाइनल स्कोर 4-2 रहा था। 4 गोल अर्जेंटीना ने किए थे और 2 गोल फ्रांस ने किए थे। इस 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना का कैप्टन कौन था? लियोनल मेसी। और इनका कोच कौन था? तो कोच था लियोनल कैलोनी। ये कोच इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद कई एंट्रेंस एग्जाम्स में कोच के बारे में पूछा था, हु वाज द कोच ऑफ फ्रांस। तो वहां पर कोच पूछा गया था। अब करंट में 2022 का इंपॉर्टेंट है, तो अर्जेंटीना के कोच कौन थे? लियोनल स्क्लेरोनी। इसमें एस साइलेंट हो जाता है तो इसको कैलोनी हम कह देते हैं।
फिर आता है हमारा भाई सीक्वेंस टीम्स का, तो फर्स्ट आई थी अर्जेंटीना, सेकंड आई थी फ्रांस, थर्ड क्रोएशिया और फोर्थ आई थी मोरक्को। फिर जो अर्जेंटीना है उन्होंने तीसरी बार इस फीफा वर्ल्ड कप को जीता है, थर्ड टाइम इनका ये तीसरा टाइटल है। फिर नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, जो ग्रीन में ये डिटेल्स लिखी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फीफा है उसने होस्ट कंट्रीज डिसाइड कर ली है 2026, 2030 और 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए, मेंस फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो 2026 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों कंट्रीज मिलकर इसको होस्ट करने वाली हैं। 2030 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो मोरक्को में होने वाला है। और 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? सऊदी अरेबिया में होने वाला है। तो ये क्योंकि करंट अफेयर के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट है और फीफा वर्ल्ड कप का क्वेश्चन है, इसीलिए ये तीनों डिटेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लास्ट डिटेल फीफा वर्ल्ड कप में ये ऐड करूंगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मोस्ट नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? तो ब्राजील ने 5 फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। सेकंड मोस्ट टाइटल किसने जीते हैं? तो फीफा ट्रॉफी सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जीती है जर्मनी ने भी 4 और इटली ने भी 4 ट्रॉफीज जीती है। फिर अर्जेंटीना आता है थर्ड मोस्ट विनर, जिसने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता है। फिर आता है सबसे ज्यादा फाइनल किसने खेले हैं? तो ब्राजील ने खेले हैं। उसके बाद जो हमने अभी देखा कि भाई फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव, गोल्डन बॉल, ये सब कब स्टार्ट करेंगे? तो फेयर प्ले जो ट्रॉफी या फेयर प्ले अवार्ड जो स्टार्ट किया गया था फीफा वर्ल्ड कप में, वो पहली बार 1970 फीफा वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ है। गोल्डन बूट या जो गोल्डन बॉल का अवार्ड देने लगे हैं फीफा वर्ल्ड कप में, वो पहली बार 1982 फीफा वर्ल्ड कप में स्टार्ट हुआ था। गोल्डन ग्लव का जो अवार्ड देते हैं फीफा वर्ल्ड कप में, वो पहली बार 1994 में स्टार्ट हुआ था। जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाता है फीफा वर्ल्ड कप में, वो 2002 फीफा वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ था। ये भी क्वेश्चन आए हैं अभी एंट्रेंस एग्जाम में, जो कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उसके अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब कब ये स्टार्ट हुए थे। फिर आता है सिंगल फीफा वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं? तो 1958 फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा हुआ था कि 13 गोल किए थे किसी प्लेयर ने। उस प्लेयर का नाम था फॉन्टेन और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? फ्रांस से। तो फॉन्टेन प्लेयर जो फ्रांस की टीम से खेला था 1958 वर्ल्ड कप में, उसने 13 गोल किए थे 1958 फीफा वर्ल्ड कप में, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी फीफा वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें हमारी एशियन गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है? वो हमारी इंटरनेशनल डिटेल्स थी सारी। तो इसमें अब आते हैं हमारे एशियन गवर्निंग बॉडी। तो एशियन गवर्निंग बॉडी है हमारी एएफसी, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। जो ये कन्फेडरेशन आप देखोगे ना, ये कन्फेडरेशन जो फीफा यूज करता है वो कॉन्टिनेंट की फेडरेशंस के लिए यूज करता है। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो फेडरेशन है उसको क्या कहा जाएगा? अफ्रीकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। अगर यूरोप की यूरोपियन कॉन्टिनेंट की फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी होगी तो उसको कहेगा वो यूरोपियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। तो जब भी कन्फेडरेशन दिखे आप समझ जाना कि वो जो गवर्निंग बॉडी है ना, अगर फुटबॉल में ऐसा है, तो वो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी में अगर कन्फेडरेशन यूज किया गया, इट मीन्स वो किसी कॉन्टिनेंट की गवर्निंग बॉडी है, किसी कंट्री की नहीं है, पक्का वो किसी कॉन्टिनेंट की है। फिर आता है भाई एशियन गवर्निंग बॉडी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसके हमारे हेडक्वार्टर्स। फिर आते हैं इंडियन गवर्निंग बॉडी। इंडियन गवर्निंग बॉडी है एआईएफएफ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फॉर्म्ड इन 1937। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब फॉर्म हुई थी? 1937 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो द्वारका न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। करंट प्रेसिडेंट कौन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अभी 2024 में? तो वो है कल्याण चौबे। फिर आते हैं भाई इंडिया ने ओलंपिक्स में कैसा परफॉर्म किया है। तो 1948 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फुटबॉल के अंदर ओलंपिक्स में, लेकिन पहले ही राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पहले आया है कि जब पहली बार इंडिया ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया 1948 लंदन ओलंपिक्स में, तो किस टीम ने उनको पहले ही राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया था? तो फ्रांस ने किया था। फिर नेक्स्ट आता है 1956 जो ओलंपिक्स हुए थे, मेलबर्न ओलंपिक्स, उसमें इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था और फोर्थ पोजीशन सिक्योर करी थी इंडिया ने उसके अंदर। किसमें? फुटबॉल के अंदर। तो 1956 ओलंपिक्स में इंडिया की फोर्थ पोजीशन रही थी फुटबॉल में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, जैसे पहले फुटबॉलर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है तो वो है पीके बैनर्जी। 1961 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था और इन्होंने
इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें हमारे एशियन गेम्स में 1962 एशियन गेम्स जो हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, वहां पर इंडियन फुटबॉल टीम ने उन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और पीके बनर्जी उस टीम के कैप्टन थे। फिर नेक्स्ट आता है फर्स्ट फुटबॉलर जिनको पद्मश्री मिला है, तो घोटूपाल वाज द फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव पद्मश्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल आती है, पहला फुटबॉल टूर्नामेंट जो इंडिया में खेला गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था डूरंड कप। डूरंड कप वाज द फर्स्ट फुटबॉल टूर्नामेंट दैट वाज प्लेड इन इंडिया, और ये 1888 के अंदर खेला गया था। और कहाँ पर खेला गया था, ये खेला गया था शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर अभी करंट में पूछ लिया जाए तो करंट में 2023 का जो डूरंड कप हुआ है वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है। तो ये आप इम्पोर्टेंट मार्क करोगे। डूरंड कप भी कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया में, सॉरी फर्स्ट जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है वो कौन सा हुआ था, तो वो है डूरंड कप। कब खेला गया था ये भी पूछा है, तो 1888 में। और अगर ये भी पूछ लें कि कहाँ पर हुआ था 1888 में, तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में। फिर नेशनल ट्रॉफीज कौन कौन सी है, तो मेंस की जो नेशनल ट्रॉफी है उसको संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, और ये संतोष ट्रॉफी पहली बार 1941 के अंदर खेली गई थी। इसमें ये डिटेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आता है भाई, जो वुमेन्स की नेशनल ट्रॉफी है फुटबॉल की, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बेगम हजरत महल ट्रॉफी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पहले आए हैं इसके क्वेश्चन में। नेशनल ट्रॉफी ऑफ फुटबॉल फॉर मेन, नेशनल ट्रॉफी ऑफ फुटबॉल फॉर वुमेन। तो मेन की नेशनल ट्रॉफी को संतोष ट्रॉफी और वुमेन्स की नेशनल ट्रॉफी को कहा जाता है बेगम हजरत महल ट्रॉफी। नेक्स्ट आता है फेमस फुटबॉल स्टेडियम्स। तो फेमस फुटबॉल स्टेडियम्स में आते हैं हमारा रुंगदारो फर्स्ट ऑफ में, ये बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है। कहाँ पर है ये, नॉर्थ कोरिया के अंदर है। इट इज द बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम, और किस कंट्री में लोकेटेड है, नॉर्थ कोरिया के अंदर। नाम क्या है, रुंगडेरो फर्स्ट ऑफ मे स्टेडियम। नेक्स्ट जो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, अगर हम इंटरनेशनली बात करते हैं, तो जो लास्ट में लिखा है वेम्बली स्टेडियम, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। इसके क्वेश्चन 2-3 बार आए हैं कि वेम्बली स्टेडियम किस कंट्री में है और किस गेम से ही रिलेट करता है, तो ये इंग्लैंड के अंदर है, लंदन इंग्लैंड में, और ये फुटबॉल का स्टेडियम है। फिर इंडिया में अगर बात करें तो सॉल्ट लेक स्टेडियम का क्वेश्चन भी पहले आया है कि फुटबॉल का कौन सा स्टेडियम है जो कोलकाता में लोकेट करता है, तो वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम। फेमस स्टेडियम है सॉल्ट लेक स्टेडियम, कई बार ये भी पूछा गया सॉल्ट लेक स्टेडियम किस स्टेट में लोकेटेड है। फिर दिल्ली में जेएलएन स्टेडियम और अंबेडकर स्टेडियम है फुटबॉल का, और हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। इसके अलावा हमारे इंग्लैंड के 3 और स्टेडियम्स है, जैसे कि ब्लैक हिथ, मैम वेले और ब्रॉकलैंड। इन तीनों का भी क्वेश्चन आया था कि तीनों की स्टेटमेंट दी थी और पूछा था ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फेमस फुटबॉल स्टेडियम्स में। बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम वेम्बली स्टेडियम कहाँ पर है, सॉल्ट लेक स्टेडियम किस स्टेट के अंदर मौजूद है, और दिल्ली में कौन कौन से फुटबॉल स्टेडियम्स है, तो अम्बेडकर और जेएलएन स्टेडियम। नेक्स्ट आता है हमारा फुटबॉल फील्ड और इसकी डायमेंशंस। तो हम सबसे पहले फुटबॉल फील्ड को समझें, उसकी डायमेंशंस को समझें। उससे पहले आपको ये समझना होगा फुटबॉल फील्ड में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले फुटबॉल फील्ड में जब भी हम देखते हैं, तो ये जो हमारी साइड में आप लाइन देख रहे हो, जो मैं रेड कलर से भी ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको फुटबॉल फील्ड की साइड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, साइड लाइन्स ऑफ द फुटबॉल फील्ड। और इन साइड लाइन का एक और नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज टच लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे टच लाइन। तो ये हो गई हमारी साइड लाइंस। फिर आती है इधर वाली लाइन हमारी, जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है एंड लाइन। दोनों तरफ है ये भी हमारी मौजूद, दोनों तरफ मौजूद है, इनको एंड लाइन कहा जाता है। दीज एंड लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोल लाइन। इन एंड लाइंस को क्या कहा जाता है, गोल लाइन कहा जाता है। क्यों गोल लाइन कहा जाता है, क्योंकि इसके इस लाइन के ऊपर हमारा ये गोल पोस्ट मौजूद है। क्या मौजूद है, गोल पोस्ट मौजूद है। इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ये पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम फुटबॉल गेम को समझेंगे तो उसमें बहुत बार टच लाइन और गोल लाइन का यूज करेंगे। तो साइड में जो लाइंस मौजूद होती है उनको टच लाइन या साइड लाइन कहा जाता है, और जिन लाइंस के ऊपर ये गोल पोस्ट मौजूद है इनको एंड लाइन या गोल लाइन कहा जाता है। फिर आता है ये हमारा गोल पोस्ट है। तो सबसे पहले गोल पोस्ट के बाद आते हैं हमारा ये जो हमें डी शेप का एरिया दिख रहा है, इसको डी जोन या गोल एरिया कहा जाता है। फिर पहला हो गया यहाँ पर गोल पोस्ट, दूसरा हो गया हमारा डी जोन या गोल एरिया, ये वाला पोर्शन।
फिर ये जो स्पॉट आपको नजर आ रहा है इसको कहा जाता है पेनल्टी स्पॉट। फिर पेनल्टी स्पॉट के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो आता है हमारा पेनल्टी बॉक्स। ये बड़ा वाला जो डी आपको नजर आ रहा है, ये वाला डी, इसको क्या कहा जाता है? पेनल्टी एरिया या पेनल्टी बॉक्स। फिर एक आर्क नजर आ रही होगी, इस आर्क को कहा जाता है पेनल्टी आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, तो बस समझने के लिए है पेनल्टी आर्क तो कि ये क्या है, तो इट इज कॉल्ड एज पेनल्टी आर्क। फिर आगे चलते हैं तो सेंटर में हमें एक सर्कल नजर आ रहा है, इसको सेंटर सर्कल कहा जाता है। इस सेंटर सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच एक स्पॉट मौजूद है जिसको सेंटर स्पॉट कहते हैं। यहीं पर हम हमारी फुटबॉल को रखते हैं स्टार्टिंग में और यहीं से हम मैच को स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन दिख रही है, इसको हाफ वे लाइन कहा जाता है, जो हमारे फुटबॉल फील्ड को दो हाफ में डिवाइड करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फुटबॉल फील्ड पे मौजूद हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। तो हमने साइड लाइन समझी हमारी, जिसको टच लाइन भी कहा जाता है। एंड लाइन समझा, जिनको गोल लाइन कहा जाता है। फिर हमने गोल पोस्ट देखा, गोल एरिया। फिर हमने पेनल्टी स्पॉट समझा। फिर पेनल्टी एरिया या पेनल्टी बॉक्स। उसके बाद पेनल्टी आर्क। और फिर हमने सेंटर सर्कल और उस पे सेंटर स्पॉट को देखा और हाफ वे लाइन को समझा। अब आते हैं इसकी डायमेंशंस पे। तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ द फुटबॉल फील्ड, कि भाई फुटबॉल फील्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगे आप, तो वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ में जब हम देखते हैं तो 105 मल्टीप्लाई बाई 68, 105 मल्टीप्लाई बाई 68 मीटर। तो ये इसकी लेंथ होती है फुटबॉल फील्ड की, ये होती है हमारी ब्रेड्थ। ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, ये स्टैंडर्ड साइज है। मतलब इंटरनेशनल इवेंट में हम जब भी फुटबॉल फील्ड को देखेंगे तो उसकी लेंथ ये मिलेगी और ब्रेड्थ ये मिलेगी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि फुटबॉल फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ ना एडजस्टेबल होती है। उसकी एक रेंज है, इस रेंज में कितनी भी आप लेंथ रख सकते हो। तो कई बार पूछा जाता है कि लेंथ कितनी से कितनी हो सकती है फुटबॉल फील्ड की। तो लेंथ ऑफ द फुटबॉल फील्ड 90 से 120 मीटर हो सकती है या 100 से 130 यार्ड हो सकती है लंबाई। तो 90 भी रख सकते हो, 120 भी हो सकती है, या इन दोनों के बीच में 90 से 120 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आगे चलने से पहले बस मैं ये बता दूं कि फुटबॉल फील्ड की जितने भी हम डायमेंशन पढ़ेंगे वो मीटर और यार्ड्स के अंदर पढ़ेंगे। एक्सेप्ट सिर्फ दो चीजों की होगी जिसको हम फीट में भी पढ़ेंगे, बाकी सभी हम मीटर और यार्ड में करेंगे। सिर्फ दो चीजों की हम फीट में भी डायमेंशन करेंगे और किसी की फीट में आपको याद नहीं करनी। फीट में हम एक तो गोल पोस्ट के डायमेंशन को याद करेंगे और हमारा कॉर्नर फ्लैग लगे होते हैं उनके बारे में हम फीट में पढ़ेंगे। बाकी सभी डायमेंशन हम यहाँ पर मीटर और यार्ड में करेंगे। तो लेंथ ऑफ द फुटबॉल फील्ड 90 से 120 मीटर है हमारी। 90 से 120 के बीच में कितनी भी हो सकती है। फिर ब्रेड्थ, चौड़ी कितनी हो सकती है फुटबॉल फील्ड, तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ 45 से लेके 90 मीटर के बीच में हो सकती है, या कहें तो 50 से लेके 100 यार्ड्स। फिर नेक्स्ट आता है विड्थ एंड हाइट ऑफ द गोल पोस्ट। तो विड्थ और हाइट कितनी होती है, मीटर में देखें तो 7.32 मल्टीप्लाई बाई 2.44 मीटर। विड्थ है 7.32 मीटर और हाइट होती है 2.44 मीटर। फीट में देखते हैं तो कितनी होगी, 24 फीट तो होगी इसकी विड्थ, और हाइट कितनी होगी इसकी 8 फीट। ये हमारा डायग्राम है गोल पोस्ट का साइड में। इसमें देखें तो ये क्या कह रहा है कि विड्थ कितनी चौड़ी हो सकती है। तो चौड़ाई कितनी है इसकी गोल पोस्ट की, 7.32 मीटर या फिर 24 फीट। और हाइट कितनी ऊंची होती है गोल पोस्ट, तो 2.44 मीटर और 8 फीट, 8 फीट हो सकती है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, गोल पोस्ट का क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, डायमेंशंस ऑफ द गोल पोस्ट। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, ये हमारे गोल पोस्ट हैं, एक ये है और एक ये है। तो पूछा जाता है डिस्टेंस बिटवीन द टू अपराइट गोल पोस्ट। वो ये नहीं पूछ रहा है कि गोल पोस्ट की विड्थ कितनी है, ये अपराइट की गोल पोस्ट जो हमारे हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 7.32 मीटर या फिर 8 यार्ड्स। तो ये क्वेश्चन और आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। तो इसमें डायरेक्टली विड्थ पूछने की जगह थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है और ये पूछ लिया गया डिस्टेंस बिटवीन द टू अपराइट गोल पोस्ट। जो सीधे खड़े हुए दो गोल पोस्ट हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 7.32 मीटर या 8 यार्ड। ये इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। फिर आते हैं हम हमारी फुटबॉल फील्ड के ऊपर। भाई हमने फुटबॉल फील्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमने गोल पोस्ट ड्रॉ करी थी रेड कलर से जो कर रहा हूँ, अभी हमने गोल पोस्ट समझी। तो ये क्या है हमारी गोल पोस्ट। गोल पोस्ट के बाद नेक्स्ट आता है, हमने
पिछली वाली स्लाइड में भी समझा था। नेक्स्ट हम किसको समझते हैं, इसको डी जोन या गोल एरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डी जोन या गोल एरिया। तो डी जोन या जो गोल एरिया है, ये इस गोल लाइन से कितना दूर है। गोल लाइन कौन सी होती है हमारी, ये वाली होती है गोल लाइन। तो पूछा जाता है डिस्टेंस ऑफ द गोल लाइन, डिस्टेंस ऑफ द डी जोन या गोल एरिया फ्रॉम द गोल लाइन। तो ये क्या है हमारा डी जोन या गोल एरिया, और इसका इस गोल लाइन से ये कितनी दूर होती है, कितना डिस्टेंस होता है। तो यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है, तो कितना होता है 5.5 मीटर या 6 यार्ड। तो पहली डायमेंशन आती है डिस्टेंस ऑफ द गोल एरिया और डी जोन फ्रॉम द गोल लाइन। तो कितना होता है 5.5 से लेके 6 मीटर, मतलब यहां से लेके इस गोल लाइन से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है, तो 5.5 मीटर या 6 यार्ड। फिर पूछा जाता है डिस्टेंस ऑफ द पेनल्टी स्पॉट। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ये डॉट लगा हुआ है, ये पेनल्टी स्पॉट है। तो पूछा जाता है गोल लाइन से कितना दूर होता है। तो गोल लाइन से ये होता है 11 मीटर या 12 यार्ड दूर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, डिस्टेंस ऑफ द पेनल्टी स्पॉट फ्रॉम द गोल लाइन। तो गोल लाइन से ये 11 मीटर या फिर 12 यार्ड दूर होता है क्या हमारा पेनल्टी स्पॉट। फिर आता है हमारा ये पेनल्टी बॉक्स, या इसको पेनल्टी एरिया भी कहते हैं, इस बड़े वाले बॉक्स को, या पेनल्टी एरिया भी कहते हैं। फिर पूछा जाता है इसका डिस्टेंस कितना है गोल लाइन से। तो गोल लाइन से जब देखते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना होता है हमारा 16.5 मीटर या 18 यार्ड। ये भी पहले पूछा गया है। डिस्टेंस ऑफ द पेनल्टी एरिया या पेनल्टी बॉक्स फ्रॉम द गोल लाइन या गोल पोस्ट, तो कितना होता है 16.5 मीटर या 18 यार्ड। तो ये तीनों डायमेंशन है हमारी। गोल लाइन से सबसे पहले आता है डी जोन या गोल एरिया, वो होता है 5.5 मीटर या 6 यार्ड दूर। फिर आता है हमारा पेनल्टी स्पॉट, ये गोल लाइन से 11 मीटर या 12 यार्ड दूर होता है। फिर आता है हमारा पेनल्टी एरिया या पेनल्टी बॉक्स, ये गोल लाइन से कितना दूर होता है हमारा 16.5 मीटर या 18 यार्ड। फिर जो ये हमारा डी जोन या गोल एरिया है, ये छोटा वाला जो डी है हमारा, इसकी डायमेंशन पूछ लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ में। पूछा जाता है कि इसकी डायमेंशन बता दो लेंथ इनटू ब्रेड्थ में। तो लेंथ तो इसकी यहां से लेके यहां तक हो गई, और ब्रेड्थ इसकी कहां से हो गई, यहां से लेके यहां तक। तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 20 यार्ड। ये लेंथ कितनी होगी 20 यार्ड, और इसकी ब्रेड्थ कितनी होती है 6 यार्ड। तो अगर हमें डायमेंशन पूछ ले कि भाई ये जो हमारा डी जोन या गोल एरिया इसका साइज कितना है, तो लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक इसकी 20 मीटर, और ब्रेड्थ होती है इसकी, सॉरी 20 यार्ड होती है इसकी लेंथ, और 6 यार्ड होती है इसकी ब्रेड्थ। फिर आता है साइज ऑफ द पेनल्टी एरिया। इसके अलावा किस बॉक्स का पूरा साइज पूछते हैं, इस पेनल्टी एरिया या पेनल्टी बॉक्स का साइज पूछते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी होती है हमारी 44 यार्ड, और इसकी जो ब्रेड्थ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, वो कितना हो गया इसका 18 यार्ड। तो अगर साइज पूछ ले हमसे पेनल्टी एरिया या पेनल्टी बॉक्स का, तो वो हो जाएगा 44 इंटू में 18 यार्ड। फिर आता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल। सेंटर सर्कल का रेडियस कितना होता है, तो वो होता है 9.15 से लेके 9.15 मीटर या फिर 10 यार्ड। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, इसको ये डायमेंशन भी पहले कई बार पूछी गई। तो ये रहा हमारा सेंटर सर्कल। इस सेंटर सर्कल में रेडियस पूछा है कितना होता है। तो सेंटर से कोई भी सीधी लाइन, सेंटर से जाने वाली कोई भी सीधी लाइन जो सर्कल के किसी एंड को टच करती है, उसको रेडियस कहते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से कोई भी सीधी लाइन यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, तो ये सभी क्या है इसके रेडियस है। या यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, तो ये रेडियस पूछा गया है। तो रेडियस कितना है इसका 9.15 मीटर या फिर 10 यार्ड। फिर आता है कि भाई टोटल कितने फ्लैग्स होते हैं इसके अंदर फुटबॉल में। तो टोटल 4 कॉर्नर फ्लैग होते हैं यहाँ पर। ये जो हमारे कॉर्नर आप देख सकते हो फुटबॉल फील्ड में, 1 2, और उधर ये अभी हाफ फील्ड का ही डायग्राम यहाँ पर मैंने लिया था। सपोज ये हमारा एक और कॉर्नर है, और एक ये है चौथा कॉर्नर। तो यहाँ पर चारों कॉर्नर पे क्या होगा, एक एक फ्लैग होंगे। तो पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर फ्लैग, तो 4 होते हैं। फिर आता है हाइट कितनी होती है एक कॉर्नर फ्लैग की। तो हाइट ऑफ द कॉर्नर फ्लैग इज 1.5 मीटर और 5 फीट। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। हाइट ऑफ द कॉर्नर फ्लैग इन फुटबॉल काफी बार पूछा गया। कितने ऊंचे होते हैं ये, सपोज यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर फ्लैग, तो ये होते हैं हमारे 1.5 मीटर ऊंचे या 5 फीट ऊंचे। फिर 4 आर्क लगी होती हैं चारों कोनों पे, जैसे आपको यहाँ पर दिखेगी ये वाली आर्क, ये लगी हुई। सिमिलरली इधर भी दिखेगी, ये रही फ्लैग के साथ हमें आर्क। तो ये जो आर्क होती है हमारी,
इसमें पूछा जाता है कि जो 4 आर्क चारों कोनों पे लगी होती है, इनका डिस्टेंस कितना होता है कॉर्नर से? तो 1 यार्ड की आर्क लगी होती है। मीन्स अगर हम इस कोने पे एक आर्क लगाते हैं ऐसे, तो वो कितनी होती है? तो उसको डिस्टेंस देखते हैं तो वो 1 यार्ड होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क करोगे तो पूरा 1 यार्ड हमें देखने को मिलेगा। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ द फुटबॉल मैच। तो 90 मिनट्स होती है ड्यूरेशन ऑफ द फुटबॉल मैच। 90 मिनट का गेम होता है, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 45 मिनट का फर्स्ट हाफ और सेकंड भी हमारा हाफ होगा 45 मिनट का। तो टोटल कितने देर हो गई ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच? 90 मिनट। और 15 मिनट का इसमें हमें रेस्ट देखने को मिलता है। तो 15 मिनट का रेस्ट होता है 2 हाफ्स के बीच में। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ये डायमेंशन भी पहले पूछी गई है कई बार। तो 90 मिनट्स की ड्यूरेशन, जिसमें 2 हाफ होते हैं 45-45 मिनट के, और दोनों हाफ के बीच में 15 मिनट का क्या होता है हमारा? रेस्ट पीरियड दिया जाता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि अगर 90 मिनट्स में फॉर एग्जांपल कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तो अगर नॉकआउट मैच नहीं है तो मैच को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, और अगर नॉकआउट मैच है तो हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। क्या देते हैं? एक्स्ट्रा टाइम। तो मैं एक्स्ट्रा टाइम को यहाँ पे E.T से डिनोट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम फुटबॉल में 30 मिनट का होता है, जिसमें 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। टोटल एक्स्ट्रा टाइम कितनी देर का है? 30 मिनट्स का, जिसमें 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का इसके बीच में रेस्ट होता है। पहले एक एक्स्ट्रा टाइम में एक हाफ होगा 15 मिनट का, फिर 5 मिनट का रेस्ट पीरियड दिया जाएगा, और फिर 15 मिनट का दोबारा से हमारा एक्स्ट्रा टाइम में सेकेंड हाफ होगा। सपोज इसमें भी हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उसके बाद पेनल्टी किक्स दी जाती है। क्या दी जाती है? पेनल्टी किक। तो 5-5 पेनल्टी किक दी जाती है दोनों टीम्स को, और जो भी पेनल्टी किक्स में ज्यादा स्कोर करता है वही टीम विनर हो जाती है। तो इस तरीके से हम नॉकआउट मैच में क्या करते हैं? विनर को डिसाइड करते हैं। पहले नॉर्मल टाइमिंग 90 मिनट का मैच, फिर एक्स्ट्रा टाइम 30 मिनट का, और फिर हमारी पेनल्टी किक्स दी जाती है 5-5। फिर नेक्स्ट आता है कोई भी टाइम आउट अलाउड नहीं है। आप मैच को रोक नहीं सकते हो। फुटबॉल मैच को लगातार 90 मिनट तक वो चलता रहता है। मतलब अगर 45 मिनट का इसका फर्स्ट हाफ है तो चलेगा, आप उसमें कोई टाइम आउट नहीं ले सकते। नो टाइम आउट इज अलाउड इन फुटबॉल मैच। फिर आता है नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट कितने होते हैं? तो 5 है नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट। आप कितने प्लेयर्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हो? 5 प्लेयर को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, पहले ये भी काफी बार पूछा गया है। और क्योंकि ये रूल चेंज हुआ है, पहले 3 सब्सटीट्यूशन अलाउड थे, अब 5 प्लेयर को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये करंट सिनेरियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान से समझने वाली बात ये है कि हम 5 प्लेयर्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और जब भी हमें उन्हें सब्सटीट्यूट करना है तो नंबर ऑफ टाइम्स सब्सटीट्यूशन कैन बी डन इज 3। 3 बार में हमें 5 प्लेयर्स को सब्सटीट्यूट करना है। मतलब अगर एक कोच प्लेयर्स को सब्सटीट्यूट करना चाहता है तो उसको 3 मौके ही दिए जाएंगे। नंबर ऑफ टाइम सब्सटीट्यूशन कैन बी डन, और इन 3 मौकों के अंदर उसको 5 प्लेयर वो मैक्सिमम सब्सटीट्यूट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर उसने जब पहली बार सब्सटीट्यूशन किया तो 2 प्लेयर्स को सब्सटीट्यूट किया, दूसरी बार सब्सटीट्यूशन किया तब 2 प्लेयर को सब्सटीट्यूट किया, और तीसरी बार सब्सटीट्यूशन किया तो 1 प्लेयर को सब्सटीट्यूट किया। तो टोटल प्लेयर कितने सब्सटीट्यूट कर चुका है? वो 5, और ये 5 प्लेयर उसने 3 बार में सब्सटीट्यूट किए। तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर पूछा है नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स कितने हो सकते हैं तो 5, और अगर पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो तो 3 बार कर सकते हो। फिर आता है टोटल प्लेयर्स। तो फुटबॉल में टोटल प्लेयर्स होते हैं हमारे 20। इन 20 में से 11 प्लेयर होते हैं प्लेइंग में, और 9 होते हैं हमारे एक्स्ट्रा प्लेयर्स। जिसमें एक और क्वेश्चन ऐड होता है कि मैक्सिमम कितने गोलकीपर आप रख सकते हो। तो इन 20 प्लेयर में आप मैक्सिमम 3 गोलकीपर्स रख सकते हो। फिर आती है हमारी फुटबॉल की बात। सबसे पहले आता है सर्कमफेरेंस ऑफ द फुटबॉल। तो आप सर्कमफेरेंस ऑफ फुटबॉल और जो नेक्स्ट है वेट ऑफ द फुटबॉल, इन दोनों को भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए इनके डायमेंशन के, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। सर्कमफेरेंस मतलब जो बॉल है उसका साइज कितना होना चाहिए। सर्कमफेरेंस मतलब ये पूरा एरिया हमारी बॉल का। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉल आप सेंटीमीटर में भी या इंच में भी नाप सकते हो, दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो 68 से 70 सेंटीमीटर या फिर 27 से 28 इंच। वेट ऑफ द फुटबॉल 410 से लेके 450 ग्राम, या ओज में नापा जाता है। ओज एड है, ये ओज है। यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में ये यूनिट भी होती है जिसमें हम वेट को नापते हैं।
तो 14 से 16 ओज या 410 से 450 ग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों डायमेंशंस को। फिर कई जगह हमारी बुक्स में क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, उसमें वेट ऑफ द फुटबॉल जो है ना वो 410 से 450 ग्राम ना देकर 396 से 450 ग्राम गिवन है। तो होता तो 410 से 450 ही है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ऑप्शन में ये है ही नहीं तो फिर 396 टू 450 ग्राम आप उसमें सही कर सकते हो। फिर आता है साइज ऑफ द फुटबॉल। तो हम साइज देखते हैं तो फुटबॉल का माना जाता है साइज 5। ऐसे ही बास्केटबॉल में जो वुमेन होती हैं उनकी बास्केटबॉल का साइज होता है साइज 6 और मेंस बास्केटबॉल का साइज होता है साइज 7 की बॉल कितनी बड़ी है। तो फुटबॉल में मैन और वुमेन दोनों के लिए साइज 5 ही होता है। तो करंट में ये भी इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द फुटबॉल तो साइज 5 होता है बॉल का। फिर आता है जब भी हम फुटबॉल मैच को स्टार्ट करते हैं तो बॉल में कितना प्रेशर होता है स्टार्टिंग में। तो बॉल में प्रेशर होता है, प्रेशर को पीएसआई में नापते हैं हम, प्रेशर होता है 8.5 से लेके 15.6। तो ये थी हमारी सभी डायमेंशंस फुटबॉल फील्ड की। इसमें काफी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराई है क्योंकि वो या तो करंट में इंपॉर्टेंट है या पहले उनके क्वेश्चन बहुत बार आए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है देयर आर 17 लॉज ऑफ फुटबॉल या रूल्स ऑफ फुटबॉल। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि टोटल कितने रूल्स होते हैं फुटबॉल में, कितनी लॉज होती हैं। तो 17 लॉज होती हैं फुटबॉल में। हम इन 17 की 17 लॉज को समझेंगे, जिस जो डिटेल में समझनी जरूरी है उसको डिटेल में बताऊंगा, और जिनका सिर्फ नाम जानना जरूरी है उनके सिर्फ नाम रीड आउट करेंगे। ये करंट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। फुटबॉल इंपॉर्टेंट गेम है, इसमें हमें इसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में कुछ पता होना जरूरी है। तो इन 17 रूल से हम पूरे फुटबॉल को समझ सकते हैं। सबसे पहला आता है द फील्ड ऑफ प्ले। तो ये हमने समझ लिया भाई इसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए हमारी फुटबॉल फील्ड की। फिर होती है द बॉल। तो बॉल के बारे में भी हमने देख लिया, सरकमफेरेंस, इसका वेट, उसका प्रेशर। फिर तीसरा आता है प्लेयर्स। तो प्लेयर्स भी हमने समझ लिए थे कि भाई 20 प्लेयर होते हैं जिसमें से 11 प्लेइंग होते हैं हमारे और 9 एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपके पास 11 प्लेइंग में प्लेयर्स नहीं है तो मिनिमम 7 प्लेयर से भी हम मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करोगे, पहले एक क्वेश्चन आया एंट्रेंस एग्जाम्स में भी, ये मिनिमम कितने प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक फुटबॉल गेम को स्टार्ट करने के लिए। तो 7 प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कोई भी प्लेयर है उसको अलाउ नहीं होता कि वो अपने आर्म से हाथों का इस्तेमाल करे बॉल को टच करने के लिए, एक्सेप्ट गोलकीपर। गोलकीपर ऐसा कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने पेनल्टी एरिया के अंदर। फिर आता है फोर्थ, प्लेयर्स इक्विपमेंट, चौथा रूल कि प्लेयर की इक्विपमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो जो फुटबॉल प्लेयर होता है उसमें हम जनरली देखते हैं कि वो शिन गार्ड्स का यूज करते हैं, स्पाइक्स पहनते हैं नीचे, और शॉर्ट्स और टी शर्ट है। तो वो प्लेयर्स इक्विपमेंट हो गए हमारे। फिर पांचवा आता है रेफरी के बारे में। तो एक रेफरी होता है हमारा फुटबॉल में, वन रेफरी इज रिक्वायर्ड फॉर अ फुटबॉल मैच, और वही ऑफिशियल की तरह भी एक्ट करता है और टाइम कीपर की तरह भी। तो पूछा जाता है कि वो कौन सा गेम है जिसमें सिर्फ एक ही रेफरी की जरूरत होती है गेम में। तो फुटबॉल में होती है। या ये भी पूछते हैं फुटबॉल मैच में कितने रेफरी होते हैं, तो आप उसमें हमेशा कहोगे देयर इज वन रेफरी इन अ फुटबॉल मैच। फिर आता है फुटबॉल में जो रेफरी होता है वो टाइम कीपर की तरह एक्ट करता है। ये दोनों डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक रेफरी होता है फुटबॉल में हमारा, और वही रेफरी टाइम कीपर की तरह भी एक्ट करता है। इसमें अलग से कोई टाइम कीपर नहीं दिया जाता, वही रेफरी टाइम भी देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो मैच को कराता है। फिर सिक्स्थ रूल आता है द अदर मैच ऑफिशियल, की रेफरी के अलावा कौन कौन होते हैं। तो रेफरी के अलावा दो असिस्टेंट रेफरीज भी होते हैं जिनको जनरली हम लाइंसमैन कंसीडर करते हैं। जैसे हमारी फुटबॉल फील्ड है, तो ये फुटबॉल फील्ड में ये ध्यान रखते हैं, रेफरी की हेल्प करते हैं ये बताने में कि बॉल क्या गोल लाइन से बाहर गई है या साइड लाइन से, जिसको टच लाइन कहते हैं, इससे बाहर गई है या नहीं गई है। तो ये उसको बताने में मदद करते हैं, और फुटबॉल फील्ड में ये बाहर ही रहते हैं दोनों तरफ। तो इसीलिए इनको लाइंसमैन भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा हम गोल लाइन टेक्नोलॉजी और वीडियो असिस्टेंट रेफरीज का भी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं जो मदद करती हैं गेम को अच्छे से कराने में। जैसे गोल लाइन टेक्नोलॉजी तो हमें ये बताती है इसके अंदर कि हमारी जो बॉल है वो फील्ड से बाहर गई है या नहीं गई है। तो गोल लाइन टेक्नोलॉजी ये बताने में हेल्प करती है कि बॉल फील्ड से बाहर गई है या नहीं गई है। और वीडियो असिस्टेंट रेफरीज मदद करते हैं हमारी, वीडियो असिस्टेंट रेफरीज मदद करते हैं बहुत सारे डिसीजंस को रिव्यू कराने में। फॉर एग्जांपल रेफरी ने अगर कोई डिसीजन गलत दे दिया है तो रेफरी रिव्यू करता है, और वीडियो असिस्टेंट रेफरीज
उसमें प्लेबैक करते हैं पूरी उसको जो रिकॉर्डिंग होती है मैच की उसको, और उसमें बताते हैं रेफरी को कि आपका ये डिसीजन सही था या गलत था। तो वीडियो असिस्टेंट रेफरीज उसमें मदद करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वीएआर पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले कि, और फुटबॉल के अंदर इसको यूज किया जाता है वीडियो असिस्टेंट रेफरीज को। बहुत सारे गेम्स में इसको भी यूज करने लगे हैं। जनरली मैंने बताया यूज क्या है इसका, कि रेफरी के द्वारा दिए गए डिसीजंस को वो खुद रिव्यू करता है ताकि कोई गलत डिसीजन ना दिया जाए। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ द मैच, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। 90 मिनट्स का मैच होता है, 45-45 मिनट के दो हाफ, 15 मिनट का हमारा रेस्ट पीरियड। अगर उसमें नॉकआउट मैच है, हमें रिजल्ट निकालना है, तो हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं 30 मिनट का, जिसमें 15-15 मिनट के दो हाफ होते हैं, 5 मिनट का रेस्ट पीरियड होता है। उसमें भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिला तो फिर हम पेनल्टी किक्स पे जाते हैं, जो कि 5-5 में पेनल्टी किक मिलती है। फिर आता है स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ द प्ले। तो जब भी फुटबॉल मैच स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा फुटबॉल फील्ड में। ये ऊपर सपोज हम फुटबॉल फील्ड मानते हैं, इसमें हमारा सेंटर सर्कल में सेंटर स्पॉट होता है। इस सेंटर स्पॉट से हम गेम को स्टार्ट करते हैं। जब भी टॉस होगा तो जो विनिंग कैप्टन होगा वो पोजीशन ऑफ द बॉल नहीं मांग सकता। फुटबॉल में आपको ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि जब भी फुटबॉल में टॉस होता है तो जो हमारा कैप्टन होता है वो सिर्फ फील्ड मांग सकता है कि उसको कौन सी साइड चाहिए फील्ड में, कि वो इस साइड ये वाली साइड मांगेगा या ये वाली साइड मांगेगा। और जो कैप्टन मैच उसको टॉस को हारा था उसको ऑटोमेटिकली बॉल पोजीशन दे दिया जाता है। तो स्टार्ट ऑफ द मैच कैसे होता है, टॉस होगा, टॉस में जो विनिंग कैप्टन होगा वो साइड मांगेगा, और जो लूजिंग कैप्टन होगा टॉस का उसको पोजेशन ऑफ द बॉल मिल जाएगा। जब भी गोल होगा तो दोबारा से सेंटर से बॉल रखकर मैच स्टार्ट किया जाएगा, उसको रीस्टार्ट ऑफ द प्ले कहते हैं। या फिर जब हाफ टाइम हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से मैच कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं इस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो सेंटर सर्कल का सेंटर स्पॉट होता है। तो इस तरीके से मैच स्टार्ट और रीस्टार्ट होता है। फिर आता है बॉल कब इन और आउट ऑफ द प्ले होती है। तो याद रखना, बॉल हमेशा ही अंदर मानी जाएगी फील्ड में जब तक कि वो कंप्लीटली हमारी टच लाइन से, टच लाइन मतलब ये साइड वाली लाइन, जब तक कि बॉल कंप्लीटली इस टच लाइन से या ये साइड या ये वाली एंड लाइंस जिनको गोल लाइन कहते हैं इससे पार ना चली जाए। तो अगर बॉल जाती है गोल पोस्ट पे लगती है और दोबारा फील्ड में आ जाती है, बॉल जाती है कॉर्नर फ्लैग पे लगती है दोबारा अंदर आ जाती है, रेफरी खड़ा है रेफरी को लगती है दोबारा बॉल अंदर आ जाती है, तो हम बॉल को इन मानते हैं हमेशा। बॉल तब तक आउट नहीं मानी जाती जब तक कि वो कंप्लीटली फुटबॉल फील्ड से बाहर ना चली जाए, चाहे एयर में या फिर ग्राउंड में। फिर आता है डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ द मैच। तो जो रेफरी होता है वो फाइनल में फिर इसका आउटकम निकालता है मैच का, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, पेनल्टी भी देते हैं, फिर आउटकम ऑफ द मैच निकालते हैं। फिर आता है 11th जो हमारा रूल आता है वो आता है ऑफ साइड। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ऑफ साइड कब दिया जाता है ये आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो टीम है उसमें एक टीम अटैकिंग होगी एक डिफेंडिंग होगी। अगर अटैकिंग टीम है, सपोज ये गोल पोस्ट है, यहाँ पर प्लेयर डिफेंड कर रहे हैं, तो जो गोलकीपर होता है ये डिफेंडिंग टीम का लास्ट डिफेंसिव प्लेयर है। भाई यही लास्ट डिफेंसिव प्लेयर है, यही गोल होने से रोकता है। तो अटैकिंग टीम यहाँ से अटैक कर रही है, बॉल को लेके आ रही है, तो लास्ट डिफेंडिंग प्लेयर कौन है हमारा, गोलकीपर। और इससे आगे जो भी डिफेंसिव प्लेयर खड़ा होगा, चाहे इधर खड़ा हो चाहे इधर खड़ा हो, इससे आगे कोई भी जो इसकी टीम का प्लेयर खड़ा है उसको हम सेकंड डिफेंसिव, सेकंड लास्ट डिफेंसिव प्लेयर मानते हैं। गोलकीपर तो हो गया लास्ट डिफेंसिव प्लेयर, इसके आगे इसकी टीम का कोई भी जो प्लेयर खड़ा है उसको हम क्या मानेंगे, सेकंड लास्ट डिफेंसिव प्लेयर। तो अटैकिंग टीम को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उनका कोई भी प्लेयर इस सेकंड लास्ट डिफेंसिव प्लेयर को पार करके ना खड़ा हो। सपोज अगर वो खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से अटैकिंग टीम उसको डायरेक्टली बॉल पास नहीं कर सकती। उसको बॉल पास जब बॉल रिसीव करेगा तो वो इस सेकंड लास्ट डिफेंसिव प्लेयर से आगे बॉल को रिसीव करेगा, या उसके बगल में खड़ा होकर कर सकता है, उसके पीछे नहीं खड़ा हो सकता। तो ऑफसाइड कब दिया जाता है, सपोज अटैकिंग टीम ने बॉल पास करी और उनका कोई भी प्लेयर सेकंड लास्ट डिफेंसिव प्लेयर के पीछे खड़ा है, जनरली क्योंकि जो हमारा लास्ट डिफेंसिव प्लेयर गोलकीपर होता है तो गोल पोस्ट के पास खड़ा होता है। तो सेकंड लास्ट डिफेंसिव प्लेयर के पीछे अगर उसने बॉल को रिसीव किया है डायरेक्टली तो वो ऑफसाइड दे दिया जाता है। और अगर वो प्लेयर इस बॉल को रिसीव करता है सेकंड लास्ट डिफेंसिव प्लेयर के बगल में आकर या उससे आगे आकर, तो बॉल को प्ले में माना जाता है, और उसके बाद अगर गोल किया जाता है तो वो फेयर माना जाएगा।
तो ऑफसाइड रूल क्या है कि अटैकिंग प्लेयर कोई भी सेकंड लास्ट डिफेंसिव प्लेयर के पीछे खड़ा होकर बॉल रिसीव नहीं करेगा डायरेक्टली। उसको अगर बॉल रिसीव करनी है अपने प्लेयर से तो उससे आगे होकर रिसीव करनी पड़ेगी। फिर आते हैं फाउल एंड मिसकंडक्ट्स। तो जब भी कोई फाउल या मिसकंडक्ट होता है फुटबॉल में तो उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं, जिसमें हम दो कॉशन कार्ड्स देते हैं, मतलब वार्निंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें एक हमारा वार्निंग कार्ड है येलो कार्ड और दूसरा होता है हमारा रेड कार्ड, जिसमें डायरेक्टली जो प्लेयर होता है उसको मैच से बाहर कर दिया जाता है। तो फुटबॉल में दो कार्ड यूज होते हैं, येलो और रेड कार्ड। येलो कार्ड को हम मानते हैं कि भाई ये चेताने के लिए होता है, किसी को कॉशन करने के लिए होता है। और जो रेड कार्ड होता है हमारा, वो सीरियस फाउल जब कोई प्लेयर अटेम्प्ट करता है तब उसको दिया जाता है, और जिसको भी ये रेड कार्ड मिलता है वो डायरेक्टली उस मैच के लिए टीम से बाहर हो जाता है, और जो टीम है वो रिमेनिंग 10 प्लेयर के साथ ही पूरा मैच खेलेगी। और अगर एक ही प्लेयर को दो येलो कार्ड भी दे दिए जाते हैं तो सेकंड येलो कार्ड मिलते ही वो भी एक रेड कार्ड कंसिडर किया जाएगा। तो दो येलो कार्ड जिस प्लेयर को मिलते हैं वो भी बाहर चला जाएगा उस मैच के लिए। फिर आता है जब भी फाउल या मिसकंडक्ट्स होते हैं तो फुटबॉल में हमने फाउल को डिवाइड कर रखा है। एक तो नॉन पीनल फाउल होते हैं, एक पीनल फाउल होते हैं। पीनल का मतलब होता है जिसमें सजा दी जाती है, नॉन पीनल फाउल होते हैं जिसके अंदर सजा नहीं दी जाती। तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखना है कि देर आर 9 पीनल फाउल्स या 9 पीनल ऑफेंसेस। फाउल को ऑफेंस भी हम कहते हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे यहाँ पर। इसका क्वेश्चन पहले आया है एंट्रेंस एग्जाम्स में कि फुटबॉल में कितने पीनल फाउल्स होते हैं। तो 9 पीनल फाउल्स आर देयर इन द फुटबॉल, जिसमें कि हमें प्लेयर को रेड कार्ड देना होता है। सीरियस फाउल एग्जाम्पल है, भाई प्लेयर ने जानबूझ के उछल के किसी की नाक पे कोहनी मार दी और प्लेयर सीरियसली इंजर्ड हो गया, तो इट इज अ पीनल फाउल। दूसरे प्लेयर को जानबूझकर सीरियसली हिट करना। तो कितने होते हैं पीनल ऑफेंसेज या पीनल फाउल? 9 होते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है हमारा 13 जो लॉ होती है, 13 वो होती है फ्री किक। जब भी आप येलो कार्ड देते हो या वार्निंग देते हो किसी प्लेयर को, तो उससे दूसरी जो टीम होती है उसके प्लेयर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्री किक्स दी जाती हैं। भाई हमने वार्निंग दी और एक टीम को वार्निंग दे दी क्योंकि उन्होंने फाउल प्ले किया है कोई, जिसकी वजह से जो अपोनेंट टीम है उनको फ्री किक मिलती है। ये फ्री किक दो तरीके से ली जा सकती है, देयर कैन बी इनडायरेक्ट फ्री किक एंड देयर मे बी अ डायरेक्ट फ्री किक। पहली चीज, कोई भी फ्री किक जब हम लेते हैं तो ये वहां से ली जाती है जहां पर वो फाउल कमिट हुआ है। सपोज अगर फाउल सेंटर पॉइंट पे कमिट हुआ है तो फाउल, हम बॉल को वहीं से रिसीव करेंगे, फ्री किक वहीं से लेंगे। अगर हमारे हाफ के अंदर फाउल हुआ है तो हम फाउल को वहीं से, फ्री किक को उसी से लेंगे। तो दो तरीके से फ्री किक ले सकते हैं, डायरेक्ट फ्री किक या इनडायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट फ्री किक होती है जिसके अंदर प्लेयर डायरेक्टली बॉल को अपोनेंट के गोल पोस्ट में मार सकता है, और इनडायरेक्ट फ्री किक होती है जिसके अंदर जो प्लेयर होता है वो डायरेक्टली अपोनेंट टीम के गोल पोस्ट में बॉल को नहीं मार सकता, उसको कम से कम अपनी टीम के किसी एक प्लेयर को पहले बॉल को रिसीव करना होगा, उसके बाद गोल पोस्ट में आप बॉल को अटैक कर सकते हो। तो डायरेक्ट फ्री किक में प्लेयर को अलाउड होता है, जो भी डायरेक्ट फ्री किक ले रहा है, कि वो डायरेक्टली चाहे तो गोल पोस्ट में बॉल को मार सकता है अपोनेंट टीम के। और अगर इनडायरेक्ट फ्री किक दी जा रही है तो उसके अंदर जो प्लेयर है वो एटलीस्ट अपनी टीम के किसी एक प्लेयर को पहले बॉल पास करेगा, उसके बाद वो गोल कर सकते हैं। फिर आती है पेनल्टी किक। तो पेनल्टी किक तब दी जाती है जब कोई फाउल किया जाता है किसमें, पेनल्टी एरिया या उस पेनल्टी बॉक्स के अंदर। हमने समझा था ना फुटबॉल फील्ड के अंदर कि सपोज ये हमारी अगर फुटबॉल फील्ड है तो इसमें ये हमारा सबसे पहले तो डी जोन या गोल एरिया है, फिर ये हो गया हमारा पेनल्टी बॉक्स या पेनल्टी एरिया, और यहाँ पर हो गई हमारी ये गोल पोस्ट। तो इस पेनल्टी बॉक्स या पेनल्टी एरिया के अंदर अगर कोई फाउल कमिट किया है डिफेंसिव टीम ने तो जो अटैकिंग टीम होती है उनको ये पेनल्टी किक मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, भाई फाउल कमिट ये हुआ है कि डिफेंसिव टीम के किसी प्लेयर से गलती से फुटबॉल को हाथ लग गया, तो उसी टाइम हम पेनल्टी किक दे देते हैं किसको, हमारी अटैकिंग टीम को। पेनल्टी किक कहाँ से ली जाती है, इस पेनल्टी बॉक्स में पेनल्टी स्पॉट होता है, वहां से ली जाती है। तो पेनल्टी किक कहाँ से ली जाती है, पेनल्टी स्पॉट से। जो पेनल्टी किक ले रहा है उसको किकर कहा जाता है, और जो डिफेंस कर रहा है वो कौन होता है, गोलकीपर। तो सिर्फ दो ही प्लेयर अलाउड होते हैं कहाँ पर, इस पूरे पेनल्टी एरिया में, एक तो किकर जो किक ले रहा है और दूसरा हमारा गोलकीपर। बाकी सभी प्लेयर्स कहाँ चले जाते हैं, हमारे इस पेनल्टी एरिया के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर इसके बाहर खड़े हो जाएंगे बाकी सभी प्लेयर।
फिर आता है कि जैसे ही किकर बॉल को किक करता है, जैसे ही इसने बॉल को किक किया उसके बाद ये सभी प्लेयर्स इसके अंदर आ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं गोल करने में, और डिफेंडिंग टीम के प्लेयर मदद कर सकते हैं गोलकीपर की बॉल को डिफेंड करने में। फिर नेक्स्ट आता है हमारी 3 रूल आते हैं, थ्रो इन, गोल किक और कॉर्नर किक। ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो थ्रो इन होती है ये तब दी जाती है जब भी बॉल हमारी साइड लाइन से या टच लाइन से बाहर जाती है। साइड लाइन्स को टच लाइन कहा जाता है ना। अगर इस फुटबॉल फील्ड में ये हमारी बॉल साइड लाइन से बाहर चली जाए तो थ्रो इन दिया जाता है। अब किसको ये थ्रो इन मिलेगा? सपोज 2 टीम है, टीम 1 और टीम 2। अगर टीम 1 के प्लेयर से बॉल टच करके बाहर गई है, तो टीम 2 का प्लेयर जाएगा और बॉल को अंदर फेंकेगा, उसको कहा जाता है थ्रो इन। टीम 2 का प्लेयर बॉल को अंदर फेंकेगा। और थ्रो इन की खासियत होती है कि ड्यूरिंग थ्रो इन आप बॉल को हाथ से अंदर फेंकते हो। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन-सा ऐसा पूरे उसके अंदर फुटबॉल में टाइम है जब बॉल को हाथ से अंदर फेंका जाता है, तो थ्रो इन में फेंका जाता है। दूसरा, थ्रो इन कब दिया जाता है? जब बॉल साइड लाइन या टच लाइन से बाहर जाए, क्योंकि साइड लाइन का ही पेट नेम क्या है? टच लाइन। फिर नेक्स्ट आता है 16th और 17th रूल, जिसमें कहा गया है गोल किक और कॉर्नर किक। तो आप याद रखना, गोल किक या कॉर्नर किक तब दी जाती है जब बॉल इस गोल लाइन से होते हुए बाहर जाए। कहाँ से? इस गोल लाइन से होते हुए बाहर जाएगी। अगर टच लाइन से होते हुए बॉल बाहर जाती है तो थ्रो इन दिया जाता है, और अगर गोल लाइन से होते हुए बॉल बाहर जाती है तो उस टाइम पे हम गोल किक या कॉर्नर किक देते हैं। तो समझते हैं कब गोल किक मिलती है, कब कॉर्नर किक मिलती है। तो सपोज यहाँ पर ये गोल पोस्ट है हमारी, यहाँ से प्लेयर आ रहे हैं, तो अटैकिंग टीम ने क्या किया? बॉल लेकर आ रहे थे। अटैकिंग टीम ने गोल पोस्ट पे बॉल मारी, गोल पोस्ट में बॉल ना जाके बॉल साइड से बाहर चली गई। तो गोल पोस्ट के साइड में क्या है? ये पूरी की पूरी गोल लाइन है। तो जब अटैकिंग टीम से बॉल गोल लाइन से बाहर चली जाती है, तो गोल किक दी जाती है। किसको दी जाती है गोल किक? डिफेंडिंग टीम को ये गोल किक दी जाती है। और अक्सर ये गोल किक हमारा गोलकीपर लेता है, वो बॉल को दोबारा यहाँ पर रखता है और बॉल को प्ले में लेकर आता है। तो इसको कहा जाता है गोल किक। जब भी अटैकिंग टीम का प्लेयर बॉल को मारे और वो बॉल गोल लाइन से होते हुए बाहर चली जाए, तो उस टाइम हमारी डिफेंडिंग टीम के प्लेयर को गोल किक दी जाती है। और ये गोल किक जनरली गोलकीपर रखता है, वो बॉल को प्लेस करता है और बॉल को पैर से मारता है और बॉल को प्ले में लेकर आता है। फिर दूसरी होती है कॉर्नर किक। कॉर्नर किक भी तभी मिलती है जब बॉल कहाँ जाती है? इस गोल लाइन से पार करती है। ये जो कॉर्नर किक है वो किसको दी जाती है? हमेशा अटैकिंग टीम को। गोल किक किसको मिली थी? डिफेंडिंग टीम को मिली थी। कॉर्नर किक किसको दी जाती है? कॉर्नर किक एक तो कॉर्नर से ली जाती है फुटबॉल फील्ड के, इन कॉर्नर से ली जाएगी। ये कब मिलती है? जैसे अटैकिंग टीम सपोज अटैक कर रही है, हम नीचे समझते हैं इसको। ये हमारी गोल पोस्ट है। अटैकिंग टीम यहाँ से अटैक करती हुई आ रही थी। यहाँ पर डिफेंडर्स ने ये देखा कि भाई हम तो कम है यहाँ पे, तो जानबूझ के डिफेंडर ने क्या किया? बॉल को ना बाहर मार दिया, और जब बाहर मारा तो बॉल गोल लाइन से होते हुए बाहर गई है। तो जब डिफेंडर जानबूझ के बॉल को गोल लाइन से बाहर मार देता है, तो अटैकिंग टीम को ये क्या मिलती है? कॉर्नर किक मिलती है। तो जिस कॉर्नर के पास से गई होगी उस साइड के कॉर्नर से हमें अटैकिंग टीम को वो कॉर्नर किक मिलती है। तो कॉर्नर किक हमेशा अटैकिंग टीम को मिलती है और गोल किक हमेशा डिफेंडिंग टीम को मिलती है। तो ये थी हमारी 17 लॉज ऑफ फुटबॉल। इसके बाद आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फुटबॉल। इसमें जनरली ये वो फैक्ट हैं जो डायरेक्टली हम किसी स्लाइड में नहीं डाल पाए, और ये पुराने आए हुए हमारे क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है सभी हमारे पुराने आए हुए क्वेश्चन। तो पहला आता है कि फुटबॉल फील्ड में कितने टाइम आउट होते हैं? तो कोई फुटबॉल में टाइम आउट अलाउड नहीं है। गोलकीपर कितनी देर तक बॉल को होल्ड कर सकता है? अप टू 6 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 6 सेकंड तक। जब भी फुटबॉल गेम को स्टार्ट करते हैं तो तब स्टार्ट होता है व्हेन इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ इट्स ओन सर्कमफेरेंस फॉरवर्ड, आगे की तरफ। ये क्वेश्चन है जो हमारे फिजिकल एजुकेशन की बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है। तो इसको इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लेना, काफी सारी बुक्स में है और ये पहले एंट्रेंस एग्जाम में आया भी हुआ। फिर आता है कि भाई किक जो फुल इंस्टेप के साथ मारी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको लो ड्राइव कहते हैं। फिर आता है फुटबॉल के अंदर द एक्ट ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल फ्रॉम द हैंड्स एंड किकिंग इट इन द एयर इज कॉल्ड एज पंटिंग। पंटिंग गोलकीपर करता है, वो अपने हाथ से बॉल को उछालता है, क्योंकि भाई हाथ तो सिर्फ वही लगा सकता है। तो पंटिंग जनरली गोलकीपर करता है,
उसके हाथ में बॉल होती है तो बॉल को वो हवा में उछालता है और पैर से बॉल को मार देता है, तो उसको पंटिंग कहा जाता है, एक्ट ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल फ्रॉम द हैंड्स एंड किकिंग इट इन द एयर। फिर नेक्स्ट आता है चिप शॉट। चिप शॉट किससे रिलेट करता है? सॉकर से रिलेट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार आया ये भी कि नी कार्टिलेज इंजरी किस गेम से एसोसिएटेड है? तो फुटबॉल और टेनिस से एसोसिएटेड है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ये भी काफी बार आया क्वेश्चन। रॉड गिल्ट और माइकल प्लेटनी ये दो फुटबॉल प्लेयर्स होते थे, तो ये पूछा गया इनके बारे में कि ये दोनों जो प्लेयर हैं किस गेम से रिलेट करते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन है, रॉड गिल्ट किस गेम से रिलेट करते हैं और माइकल प्लेटनी किस गेम से, तो दोनों ही फुटबॉल से रिलेट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कि पेले। पेले वॉज अ फेमस ब्राजीलियन फुटबॉलर जिनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता था, ब्लैक पर्ल। इन्होंने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं ब्राजील के लिए? 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप्स खेले। फिर रोमारियो एक ब्राजीलियन फुटबॉलर हुआ करते थे जिनको बेस्ट ड्रिबलर के नाम से भी जाना जाता था, इनको टाइटल दिया गया था बेस्ट ड्रिबलर, रोमारियो। फिर बाइंचन बूटिया ये कैप्टन रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम के, इनको अर्जुन अवार्ड 1999 में मिला है और पद्मश्री 2007 में मिला है। फिर आता है विंगर्स किस गेम से रिलेट करते हैं, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। विंगर्स आर रिलेटेड टू द फुटबॉल। जनरली जो अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं सबसे आगे रहते हैं अटैकिंग के टाइम पर, और जब वो फुटबॉल फील्ड में, सपोज ये हमारी फुटबॉल फील्ड है, ये अटैकिंग टीम इधर अटैक कर रही है, तो जनरली जो हमारे फॉरवर्ड्स होते हैं जो आगे की तरफ रहते हैं और इधर कोनों पे रहते हैं, इनको विंगर्स कहा जाता है। दे आर नोन एज विंगर्स इन फुटबॉल। फिर आती है द स्पोर्ट्स ट्रॉफी नेम्ड आफ्टर द प्लेस इन बांग्लादेश, तो संतोष ट्रॉफी जो मेंस नेशनल फुटबॉल ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी, वो किसके नाम पर रखी गई थी? बांग्लादेश में एक जगह है उसके नाम पर रखी गई थी। नेक्स्ट 2 कप आते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में हमारे, कोपा अमेरिका कप और यूरो कप। कोपा अमेरिका कप है, फुटबॉल से रिलेट करता है, 1916 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज का कप है, सबसे ज्यादा इसको यूरुग्वे और अर्जेंटीना ने 15-15 बार जीता है। अब करंट में नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए कोपा अमेरिका कप है जो, वो किससे रिलेट करता है? तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज से रिलेट करता है। फिर आता है, और ये कोपा अमेरिका कप भी पहले पूछा गया है किस गेम से रिलेट करता है, तो फुटबॉल से रिलेट करता है। फिर आता है यूरो कप, ये फुटबॉल से रिलेट करता है, यूरोपियन कंट्रीज इसको खेलती है, 1968 से इसको स्टार्ट किया गया था। फिर कुछ डिटेल है 2023 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप की। मैं इसको बताने से पहले एक छोटी सी डिटेल ऐड कर देता हूँ। वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब स्टार्ट किया गया था? 1991 में, 1991 में इसको शुरू किया गया था। चाइना होस्ट कंट्री थी और यूएसए ने इसको जीता था। चाइना वाज द होस्ट कंट्री और यूएसए ने इसको जीता था। उसके साथ साथ ये कि यूएसए वुमेन्स फुटबॉल में सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। तो पहला तो ये कि फर्स्ट वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 1991 में हुआ था, कहाँ पे? चाइना में, और जीता किसने था वहां पर? इसको यूएस ने जीता था। अब आते हैं 2023 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप में। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि करंट में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2023 वाला हुआ है वुमेन्स का। तो कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 कंट्रीज ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया हो, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप को। तो इसमें विनर कौन रही थी? स्पेन विनर रही थी, फर्स्ट पोजीशन आई थी। सेकंड नंबर पर इंग्लैंड ने फिनिश किया था, थर्ड स्वीडन आई थी और फोर्थ आई थी ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन बूट किसको दिया था? हिनाता मियाजावा जापान की प्लेयर थी, इन्होंने 5 गोल स्कोर किए थे। फिर गोल्डन बॉल मतलब बेस्ट प्लेयर कौन माना गया था टूर्नामेंट का? तो इटाना बोनमती को माना गया था जो स्पेन की थी। और गोल्डन ग्लव किसको दिया गया था? ये दिया गया था मैरी एर्ब्स जो कि इंग्लैंड की प्लेयर थी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी है वुमेन्स वर्ल्ड कप में, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप में, कि जो ये वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप था इसकी सबसे ज्यादा व्यूवरशिप रही थी अभी तक जितने भी वुमेन्स के फीफा वर्ल्ड कप रहे थे। और इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि ये करंट में हुआ है। लास्ट में थैंक यू, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फुटबॉल गेम। अब हम तीसरी वीडियो बनाएंगे हमारे गेम की जो होगी स्विमिंग।